स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पुनः परीक्षा के लिए मॉडल पेपर आपके लगातार चल रहे हैं महाभारत बैच के। इसके बाद के जो 2-3 मॉडल पेपर बचे हैं वो भी मैं कंप्लीट करवाने वाला हूं। इसके अलावा एग्ज़ामपुर एप्लीकेशन का जो मॉडल पेपर 20 दिए गए थे वो 20 मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको हर एक क्लास क्रम के अनुसार मिल जाएगी। चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको महाभारत बैच भी कंप्लीट मिल जाएगा, जिसके सभी टॉपिक आपको महाभारत वीडियो के जो हैं वो आपको मिल जाएंगे मैराथन की क्लास में। इसके अलावा कहा जाए तो जो आपके मॉडल पेपर हैं वो आपको क्रम के अनुसार 20 मॉडल पेपर वो मिल जाएंगे और महाभारत बैच के जितने मॉडल पेपर हुए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस मॉडल पेपर को, जिसमें पहला सवाल आपके सामने है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए, आपको बताना है कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ पे हुआ था। मेरे प्यारे भाई, मुंशी प्रेमचंद जो हैं ये हिंदी के जाने माने सुविख्यात उपन्यासकार माने जाते हैं। बचपन का नाम जो है मुंशी प्रेमचंद का ये धनपत राय था और इनका जो जन्म है ये वाराणसी के लमही नामक ग्राम में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, वाराणसी के लमही में इनका जो जन्म है ये हुआ था। अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, यानी अगर तारीख पूछ ली जाए, डेट पूछ लिया जाए, तो 31 जुलाई 1880। तो 31 जुलाई 1880 को इनका जन्म हुआ था। अगला सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय आपको बताना है। सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा प्रयागराज यूनिवर्सिटी, यानी इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रॉस के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि ग्रॉस ऑफ द ईस्ट किस शहर को कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा डी आंसर, कन्नौज को। ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। निम्न में से किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका भूटान को। डी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने किस शहर में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है। आपको बताना है कि हाल ही में जो TCS है, TCS का मुख्यालय अगर कहा जाए तो ये मुंबई में है। इसको ध्यान रखिएगा, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। किस शहर में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने की घोषणा की है। तो ये जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। सी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि सीकर तकनीकी के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है। सीकर तकनीकी के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है। तो ये हो जाएगी ब्रह्मोस। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती है। आपको बताना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी सीमा पार ट्रेनें चलती हैं। तो ये कुल मिलाकर के 2 ट्रेनें चलती हैं। एक जो है आपकी वो समझौता एक्सप्रेस है और दूसरी जो है आपकी वो थार एक्सप्रेस है जो राजस्थान की साइड से चलती है। तो राइट उत्तर हो जाएगा 2 ट्रेनें हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार ट्रेनें चलती हैं, जिसके माध्यम से यात्री और माल ये दोनों जो हैं ये आयात निर्यात होते रहते हैं। अगला सवाल है आपके सामने 8 नंबर सवाल, वित्तीय वर्ष 2023-24 में निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा रहा है। Which of the following countries has been India's largest trading partner in the financial year 2023-24। राइट उत्तर हो जाएगा चाइना यानी चीन। मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा 118.4 बिलियन डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ चीन जो है ये भारत का सबसे बड़ा भागीदार देश बन चुका है। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर चीन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस देश ने लंबे समय से चली आ रही मुद्रा संकट को दूर करने के लिए एक नई मुद्रा GIG लॉन्च की है। देखिए ZIG जो है ये ZIG जो है इसका जो मुद्रा ये GIG का दिखा है, जो ZIG है इसकी मुद्रा अगर कहा जाए तो इसको आप कहेंगे जिग मुद्रा। तो ध्यान रखिएगा जो जिग मुद्रा है ये किस देश की लॉन्च की गई है। हालांकि अभी नई मुद्रा बनी है
तो ये जो है जिम्बाब्वे की है। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका बी आंसर, जिम्बाब्वे की। दूसरी बात आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि जिम्बाब्वे की जो कैपिटल है ये कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा हरारे। हरारे जो है जिम्बाब्वे की राजधानी है। और इसकी मुद्रा कौन सी है, तो वो जिग बन चुकी है, नई मुद्रा है। अगला सवाल है आपके सामने कि भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल डैश के शासनकाल में शुरू किया गया था। कहने का मतलब है कि सहायक संधियां जो हैं ये किसके शासनकाल में शुरू हुई थी। तो सही उत्तर जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बेलेजली के। करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी आंसर। देखिए बेलेजली जो हैं अगर कहा जाए तो 1798 से 1805 तक भारत में रहे। तो ये हो जाएगा आपका सी आंसर। नेक्स्ट है कि गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य डैश को सौंप दिया गया। यानी गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था तो समाप्त हो गई, इसके अलावा सिख का नेतृत्व जो है उनके विश्वसनीय शिष्य किन्हें सौंप दिया गया। तो राइट उत्तर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि जब गुरु की संस्था समाप्त हो गई गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के बाद, तो किन्हें सौंप दिया गया, ये बताइएगा राइट क्या होगा। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका बंदा बहादुर। अगला है कि पाकिस्तान का नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था। आपको बताना है कि पाकिस्तान का नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चौधरी रहमत अली के द्वारा। ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को डैश के विरोध में लौटा दिया था। कहने का मतलब है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है ये किसके विरोध में लौटा दिया। तो ये हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड या जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और उसकी इस हत्याकांड के बाद जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है ये वापस कर दी थी। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो है किस राज्य में है। देखिए गोदावरी नदी जो है ये महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है यह है महाराष्ट्र का नासिक के त्र्यंबकेश्वर। राइट उत्तर जो हो जाएगा 14 नंबर सवाल का ऑप्शन सी। अगला सवाल है आपके सामने कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सवाल है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो सही उत्तर जो हो जाएगा सबसे बड़ी और मीठे पानी की झील वो है वुलर झील। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बुलर झील। तो डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बुलर झील जो है ये कहाँ पे है अगर ये पूछ लिया जाएगा तो ध्यान रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर में। डी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक किस देश के संविधान द्वारा प्रभावित है। तो ये हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। राइट उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर। अगला है कि शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन यानी RTE अधिनियम जो है किस वर्ष भारत में अधिनियमित किया गया था संसद के द्वारा यानी पार्लियामेंट के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी आंसर 2009 में। तो डी आंसर राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगला है कि महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने डैश में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की। मतलब ये है कि महाराजा सवाई जयसिंह या जयसिंह द्वितीय ने कहाँ पे एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी। तो ये हो जाएगा आपका उज्जैन में। राइट उत्तर हो जाएगा आपका उज्जैन में। और इस खगोलीय वेधशाला को जंतर मंतर के नाम से भी जाना जाता है। तो ए आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डैश के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का, किसके विरुद्ध। सही उत्तर हो जाएगा रूबेला और तपेदिक के विरुद्ध। सी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने है 20 नंबर सवाल की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। देखिए सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है ये किस ज़िले की है। ये हो जाएगा आपका इलाहाबाद की या फिर कहा जाए वर्तमान में प्रयागराज की। तो सी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी लेकिन बाद में
जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो ये जो हो जाएगा 21 नंबर सवाल का, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र बता रहे हैं कि जो बाद में शामिल हुआ था भारत में, और भारत में शामिल हुआ था अपने मर्जी से नहीं, शामिल होने के लिए इसे मजबूर किया गया, और ये जो है यह है जूनागढ़। तो बी आंसर राइट होगा। अगला सवाल देख, क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती। देखिए, अगर कहा जाए तो भारत के कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। वो आपने ट्रिक भी याद किया होगा, मित्र पर गमछा झार, यानी कि मिज़ोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, और इसके अलावा आपका गुजरात, और इसके अलावा आपका जो है मध्य प्रदेश, और मतलब छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो ये जो है आपका यहाँ पे कहा जाए राजस्थान में, त्रिपुरा में, मिज़ोरम में हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है। डी आंसर राइट होगा। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि द्विसदनीय विधानमंडल जो है भारत के कुल मिलाकर के 6 राज्यों में है। आपका आंध्र प्रदेश, आपका तेलंगाना, इसके अलावा बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे अगर कहा जाए तो बी और सी दोनों यहाँ पे होगा, क्योंकि ना तो तमिलनाडु में है और न ही जम्मू कश्मीर में है। तो वी एंड सी दोनों होगा। दूसरी बात आप ध्यान रखिएगा कि जो द्विसदनीय विधानमंडल है इसकी व्यवस्थापिका कहाँ से ली गई है, तो ये ब्रिटेन से ली गई है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत की संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपको बताना है कि यूनियन पावर कमेटी के जो संस्थापक थे ये कौन थे। तो ये हो जाएगा आपका, संस्थापक नहीं मतलब इसके जो चेयरमैन हैं ये कौन थे। तो 24 नंबर सवाल का राइट उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगर कहा जाए तो कुल मिलाकर के 22 समितियां हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है कि प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी। प्राचीन गणित पुस्तक का नाम है गणित सार संग्रह। ये किसके द्वारा लिखा गया था। तो राइट उत्तर हो जाएगा महावीराचार्य के द्वारा। बी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा महावीराचार्य। अगला है कि किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलैसिंग इंडिया लिखी है, जो कि बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है। तो अनलैसिंग इंडिया जो पुस्तक है ये बीरप्पा मोइली द्वारा लिखा गया है। राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर बीरप्पा मोइली। इनके द्वारा ये बताया गया है कि 25 से 30 वर्ष में भारत कैसे महाशक्ति बन सकता है। तो ये बीरप्पा मोइली की पुस्तक अनलैसिंग इंडिया में बताया गया है। सही उत्तर हो जाएगा ए आंसर। अगला है कि किस राज्य की ब्रू प्रवासियों ने पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदान किया है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी प्रवासियां हैं, मतलब ब्रू प्रवासियां हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव में मतदान किया, कहाँ किए हैं। तो ये हो जाएगा त्रिपुरा की। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा आपका त्रिपुरा की। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का दरगाह उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। देखिए, सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जो है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में है। तो राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है। तो ये हो जाएगा माउंट कंचनजंगा। डी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका पलाश। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा पलाश। पलाश जो है उत्तर प्रदेश का एक राजकीय फूल है। डी आंसर राइट होगा। मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है। देखिए, अगर कहा जाए पित्त जो है बनता कहाँ पे है, तो ये आपका हो जाएगा जिगर या फिर यकृत या फिर लिवर में। मेरे प्यारे भाई, पित्त जो है बनता कहाँ पे है, जिगर में या लिवर में या फिर यकृत में, लेकिन ये बन करके जाता कहाँ पे है, तो ये आपका जाता है पित्ताशय में। तो ये जा कर के कहाँ पे बैठता, मतलब जमा कहाँ पे होता है, इकट्ठा कहाँ पे होता है, पित्ताशय में। बट राइट आंसर जो होगा ये उत्पादन की बात की गई है, तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका सी आंसर जिगर। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भारत में कब स्थापित हुआ था। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है भारत में कब स्थापित हुआ, तो ध्यान रखिएगा 12 अक्टूबर 1993 यानी सी आंसर राइट होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को जो है इससे स्थापित किया गया। तो सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद या फिर फंगस के कारण होता है। बताइए, राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा। फफूंद या फिर फंगस के कारण जो है ये होता है रिंग वॉर्म यानी कि दाद खाज खुजली, ये सभी जो हैं फंगस या फफूंद के ही कारण होते हैं। तो डी आंसर राइट होगा।
अगला है कि हाल ही में भारत के प्रथम बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था? देखिए, भारत के संविधान के जो मूल दस्तावेज हैं ये किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। सी आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाए। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, विटामिन B7 का जो केमिकली नेम है ये है बायोटीन। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ पे हुआ था? देखिए, मेजर ध्यानचंद जो हैं इनका जो मतलब मूल नाम है ये ध्यान सिंह है और इनका जन्म जो है ये इलाहाबाद या प्रयागराज में हुआ था। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे आपके जो जीके के विषय थे, जीके के क्वेश्चंस थे, ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने हिंदी के क्वेश्चंस की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की बेहतरीन और जी जान शिद्दत के साथ तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एक रामबाण ई बुक लॉन्च की गई है जो कि स्पेशल यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए है, जिस पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। आपको मात्र 39 रुपये की अभी मिल जाएगी। दाम तो इसका 99 है, लेकिन ये अभी आपको 60% डिस्काउंट के साथ मिल रही है जो कि मात्र 39 रुपये में है, जिसमें आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल का पूरा सिलेबस, जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग सब कुछ मिल जाएगा 60% डिस्काउंट के साथ। ई बुक इमेज और कलरफुल के साथ है। अगर आपको हो तो मैं इसका डेमो पेज दिखा देती। देखिए, अगर आप अपने इस परिवार के पुराने सदस्य हैं तो आपको इस ई बुक के बारे में पता होगा, बट अगर आप नए सदस्य हैं तो आप एक बार इस ई बुक का डेमो पेज देख लीजिए। कितने बेहतरीन तरीके से, कितने लाजवाब कंटेंट के साथ बनाया गया है। ई बुक जो है पूरी की पूरी ई बुक इमेज कलरफुल के साथ है और पूरे के पूरे 418 पेज की है। जितने भी क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और एग्ज़ाम में जो आने की पूरी संभावना रखते हैं वही क्वेश्चंस इसमें रखे गए। तो देरी किस बात की, अभी 60% डिस्काउंट का फ़ायदा उठाइए और मात्र 39 रुपये में इस ई बुक को ले लीजिए। अगर आपको लेना है तो आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर है 8948667652। इस पर आपको व्हाट्सएप करना है। यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी। इस ई बुक के बारे में आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हम हिंदी के सवालों की तरफ और हिंदी के सवाल देखते हैं। हिंदी के सवाल में पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? देखिए, तद्भव शब्द जो हैं ये वह शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं लेकिन कोई भी परिवर्तन ना किया गया हो, उन्हें आप तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अचरज, अचरज जो है आपका ये तद्भव शब्द है। अगर मैं इसके तत्सम की बात करूँ तो इसका तत्सम जो होता है ये आश्चर्य होता है, तो तत्सम इसका आश्चर्य होगा। जबकि अंधकार जो है आपका ये तद्भव नहीं है, तत्सम है। आशा तत्सम है। अंगरक्षक भी आपका तत्सम है। अगला है कि शीत का विलोम क्या होगा? शीत का विलोम क्या होगा? देखिए, शीत का विलोम जो है ऊष्ण होगा। डी आंसर राइट हो जाएगा। कर का अर्थ नहीं होता, आपको बताना है इसमें से कर का अर्थ क्या नहीं होता। देखो, टैक्स, किरण, हाथ, ये जो है कर के अर्थ होते हैं, अनेकार्थी होते हैं। सूर्य जो है ये कर का अनेकार्थी नहीं होता है, तो ए आंसर राइट होगा। अगला है कि जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द क्या होगा? जहाँ कठिनाई से जाया जा सके वहाँ पे दुर्गम होगा, तो यहाँ पे दुर्लभ जो होगा ये आपका राइट होगा, बी आंसर। अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म कौन सा है? देखिए, आपके जो अनिल और अनल हैं ये समानार्थी शब्द हैं और आपको यहाँ पे जो बताना है, समानार्थी नहीं, ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं। तो अनिल और अनल का जो सही अर्थ युग है वो कौन सा है? अनिल का मतलब क्या होता है? अनिल का मतलब होता है हवा और अनल का मतलब होता है आग। तो अनिल जो है आपका ये हो जाएगा वायु और अनल जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा अग्नि। तो राइट उत्तर हो जाएगा वायु और अग्नि, यानी ए आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है 43 नंबर की पराजय में उपसर्ग बताना है। पराजय में उपसर्ग क्या है? देखिए, परा जो है आपका ये हो जाएगा मूल उपसर्ग और जय आपका हो जाएगा मूल शब्द। तो पराजय में परा उपसर्ग आपका लगा हुआ है। सी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि लिखावट में प्रत्यय बताना है। लिखावट में प्रत्यय बताना है। देखिए, लिखावट में जो है आपका ये लिख जो है ये आपका मूल शब्द है और आवट इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, तो डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। लिखावट में आवट प्रत्यय लगा हुआ है। अगला है कि महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है? 45 नंबर सवाल है कि महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है?
तो ये हो जाएगा आपका महाधन उत्सव। बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। महोत्सव का जो सही संधि विच्छेद होगा ये हो जाएगा महाधन उत्सव। अगला है कि मैंने घर जाना था, वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है? इजी है। मैंने यानी कि यहाँ पे आपका मैंने जो है ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ हैं। मैंने के स्थान पे मुझे होना चाहिए, तो ए आंसर राइट हो जाएगा। 47 नंबर सवाल है कि देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति, अगर आप इसका समास विग्रह करोगे तो निकलेगा देश के लिए भक्ति, तो यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान तत्पुरुष। अगला सवाल है कि पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कौन सा वाच्य है? पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कौन सा वाच्य है? तो देखिए पुस्तक पढ़ी जाती है यानी कि इसमें जो है ये कर्मवाच्य हो जाएगा। बी उत्तर आपका हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से अव्यय पद कौन सा है? 49 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में से अव्यय आपको बताना है, तो यहाँ पे अव्यय जो है आपका ये डी आंसर राइट हो जाएगा, और आपका अव्यय हो जाएगा। अगला है कि हिंदी में पूर्ण विराम इसमें बताना है। कहने का मतलब है कि पूर्ण विराम का चिन्ह इसमें कौन सा है? पूर्ण विराम का चिन्ह, देखिए पूर्ण विराम आपका जो है सी आंसर में दिया गया है। इस तरीके के चिन्ह जो होते हैं आपके ये पूर्ण विराम चिन्ह होते हैं। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है, तो ऑप्शन ए वाले चिन्ह को आप जो है ये विस्मयादि बोधक चिन्ह कहोगे। ऑप्शन बी में जो दिया गया है ये अल्प विराम चिन्ह हो जाएगा, और ऑप्शन डी में जो दिया गया है ये प्रश्न सूचक चिन्ह हो जाएगा। तो पूर्ण विराम हमसे पूछा गया था, सी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख। 51 नंबर सवाल है कि दूध का धुला होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? दूध का धुला होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कहते हैं ना कि आप मुझसे कोई भी काम करवा लीजिए, मैं दूध का धुला हूँ, मतलब मैं कोई इसमें चोरी वाला काम नहीं करता हूँ। या फिर कहते हैं ना कि आप चाहे जो मुझ पे इल्ज़ाम लगा दीजिए, मैं दूध का धुला हूँ, यानी कि मैं निर्दोष हूँ, मेरे ऊपर दोष ना लगाओ। तो निर्दोष होना ये राइट होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? 52 नंबर सवाल है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। बताइए राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो राइट उत्तर हो जाएगा शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। बी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव क्या है? देखिए वीर रस का स्थायी भाव जो है ये उत्साह होता है। सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा डी आंसर उत्साह। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो देखिए जो दोहा है इसके प्रथम चरण में 13 मात्राएं, और इसके अलावा कहा जाए तृतीय चरण में उसमें भी 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे में 11-11, तो 13-11 13-11 आपका हो जाएगा, यानी सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से शब्दालंकार कौन सा है? देखिए अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये जो है आपके 3 अलंकार ये शब्दालंकार होते हैं। तो यहाँ पे यमक जो है आपका ये शब्दालंकार है, जबकि दिया गया उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ये आपके अर्थालंकार हैं। तो ये जो है आपकी ये अर्थालंकार है, इसमें अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है। जबकि दिया गया डी आंसर यमक, इसमें शब्दालंकार होगा। नेक्स्ट है निम्न में से तालव्य ध्वनि कौन सी है? आपको बताना है कि इसमें से तालव्य ध्वनि कौन सी है। तो देखिए तालव्य इसमें जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सी आंसर श जो है आपका ये तालव्य है। सी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर मैं ट की बात करूं तो ट वर्ग जो है आपका ये मूर्धन्य होता है, प जो है आपका ये ओष्ठ होता है, और क जो है आपका कंठ होता है। निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण वह वर्ण होते हैं जो प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण हैं, उन्हें आप अघोष कहेंगे। और जो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा होता है उसे आप सघोष कहेंगे। तो पहला और दूसरा यानी कि का जो है आपका यही आपका अघोष हो जाएगा। ए आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने है सवाल नंबर 58। सवाल कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अब देखिए स्त्रीलिंग आपसे पूछ रहा है, अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आप आसानी से आंसर बता सकते हो। उपहार दिया जाता है, ग्रंथ जो है ये लिखा जाता है, मस्तक जो है आपका ये कहते हैं ना कि उनका मस्तक चौड़ा है ना कि चौड़ी है, तो ये तीनों आपके पुल्लिंग हो जाएंगे।
जबकि दिया गया ऑप्शन डी जो है आपका ये रचना, रचना जो है आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, कहते हैं कि इसकी रचना किसने की है या फिर रचना की जाती है, तो ये आपका हो जाएगा डी आंसर, रचना। नेक्स्ट है, निम्न में से पुल्लिंग आपको बताना है। इच्छा प्रकट की जाती है, इसके अलावा रक्षा की जाती है, योग्यता होनी चाहिए। जबकि जो आपका राष्ट्र है ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? आपको बताना है कि इसमें से किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। देखो, लड़का जो है आपका, अगर आप इसका बहुवचन बनाओगे तो लड़का का लड़के हो जाएगा, घोड़ा का घोड़े हो जाएगा और वधू का वधुएं हो जाएगा। लेकिन प्राण का बहुवचन आप नहीं बना सकते, तो प्राण जो है ये ऑलरेडी बहुवचन में ही है, तो सी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि ने किस कारक का चिन्ह है? आपको बताना है कि ने जो है किस कारक का चिन्ह है, तो ये हो जाएगा आपका कर्ता कारक का। राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर। कर्म कारक का हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा को, तो कर्म का हो जाएगा को, और करण का हो जाएगा से या फिर साधन के द्वारा, तो से या के द्वारा, और संप्रदान का जो हो जाएगा ये हो जाएगा के लिए, तो संप्रदान का के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सर्वनाम आपको बताना है। घर जो है आपका एक प्रकार का संज्ञा, पहाड़ भी संज्ञा, नदी भी संज्ञा, आप जो है आपका ये सर्वनाम हो जाएगा, तो बी उत्तर आपका राइट हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन आप बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से आपको विशेषण बताना है, मतलब इसमें से विशेषण कौन सा है। 63 नंबर सवाल, आपको बताना है कि इसमें से विशेषण शब्द कौन सा है। देखिए, अगर कहा जाए बूढ़ा, बूढ़ा जो है आपका यहाँ पे ये हो जाएगा अभाववाचक संज्ञा, और इसमें आप आपा प्रत्यय लगा करके विशेषण शब्द बना सकते हैं, तो जो विशेषण हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बुढ़ापा। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बुढ़ापा। नेक्स्ट है आपके सामने प्रेरणार्थक क्रिया है। देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया वो क्रियाएँ होती हैं जो स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से करवाएं, उन्हें आप प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। मतलब प्रेरणा दे करके जो काम करवाया जाए उन्हें आप प्रेरणार्थक क्रिया की दृष्टि या फिर प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत रखेंगे। तो अगर कहा जाए गिरना, ये नहीं, बोलना नहीं, कहना नहीं, सुनाना, सुनाना जो है आपका ये हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में काल आपको बताना है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में काल आपको बताना है। कौन सा काल हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका, हो जाएगा पूर्ण वर्तमान, बी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। 66 से 70 तक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को पढ़ करके सही उत्तर का चयन करना है। एक बार गद्यांश को पढ़ लेते हैं। भारत ने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी ना थी। सरकारी प्रयासों से काफ़ी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं। वह क्षेत्र है खेलों का। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वर्षों से हम ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी भी खेलकूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए हैं। कभी हॉकी का विश्व चैंपियन रहने वाला भारत इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं कि ये गद्यांश मैंने ऑलरेडी इसी सीरीज़ में, महाभारत बैच की सीरीज़ में करवाया है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप आसानी से इसके सभी आंसर दे सकते हैं। खेलों में गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? एक ओर सरकार की उदासीन दोषपूर्ण सरकारी नीतियाँ हैं, तो दूसरी ओर विभिन्न खेल संघों की गुटबाजी, खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं एवं प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव, या कुछ और प्रतियोगिताओं में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि खेल कूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते। अभाव प्रतियोगिताओं का नहीं, अभाव है तो लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प का और मुंहतोड़ जवाब देने वाले जीवट का। अब इसी से रिलेटेड आपके गद्यांश दिए गए हैं। गद्यांश को देखते हुए आप सवाल बताएंगे। 66 नंबर सवाल है कि अगर आपने गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो आप इसके टाइटल को चुनिए, यानी गद्यांश का जो शीर्षक है ये क्या हो सकता है। तो अगर यहाँ पे कहा जाए गद्यांश का शीर्षक, तो ये हो जाएगा आपका खेलों का गिरता स्तर। वी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। खेलों के गिरते स्तर का कारण क्या है? आपने अभी गद्यांश पढ़ा है, इसका आंसर आप बताएंगे। खेलों के गिरते स्तर का कारण क्या है? राइट हो जाएगा खेलों के प्रति राष्ट्रीय सम्मान, या फिर खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान, तो डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले आपके सामने कि खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो ये हो जाएगा आपसी गुटबंदी से, सी आंसर राइट होगा। अगला है कि गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियां नहीं है। 69 नंबर सवाल है, गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियां नहीं है, तो खेल में नहीं है।
सी आंसर राइट होगा। खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए, क्योंकि वहाँ पे क्या, खेलों को राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है, तो राइट हो जाएगा डी आंसर, खेलों को राष्ट्रीय सम्मान। अब इसके बाद जो आपका आता है 71 नंबर सवाल, ये आपकी हिंदी से फिर आ गया है। 71 नंबर सवाल है कि बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। मतलब ये है कि बीजक जो है किसने लिखा है। तो देखिए बीजक जो है ये कबीरदास जी की रचनाओं का संग्रह है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर। नेक्स्ट है कि अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है, तो ये हो जाएगा भारतेंदु हरीशचंद्र। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरीशचंद्र। अगला है कि कामायनी के रचनाकार कौन है। इजी क्वेश्चन इन्होंने अपने इस मॉक में दिया है, मॉडल पेपर में दिया है, हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं। हाँ, एक बात आपको और बता दें कि जब ये अपना कंप्लीट हो जाएगा मॉडल पेपर, लगभग दो कि तीन मॉडल पेपर आपका और बचा है, तो जब ये अपना कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं एक और बुक लेकर आया हूँ अभी हाल ही में, जो अपडेट बुक हुई है, जिसमें आपके 17-18 फरवरी के जो पेपर निरस्त हुए हैं, रद्द हुए हैं, वो भी दिया गया है, तो वो मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ। लेकिन आपके 2-3 मॉडल पेपर बचे हैं, तो ये पहले कंप्लीट करवा दूँ, उसके बाद आपका वो भी करवा दूँगा। तो उसके लिए कौन कौन भाई बहन मतलब तैयार हैं, वो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएंगे। भाई अगर आप तैयार हो तो कमेंट्स में अपनी तैयारी वाला जज्बा लिख दीजिएगा, मैं आपको बेहतरीन मॉडल पेपर वो कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, लगभग 20-25 मॉडल पेपर हैं वो, तो मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। ओके, देखिए कामायनी के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद, ए आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि गोदान जो है किसका उपन्यास है। देखिए गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, बी आंसर राइट होगा। छवि के बंधन के रचयिता कौन है। छवि के बंधन के रचयिता कौन है। छवि के बंधन, इसके रचयिता जो हैं ये हैं भारत भूषण, ए आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके जीके और हिंदी विषय जो है कंप्लीट कर दिए हैं मैंने, यानी कि अगर कहा जाए तो इसमें आपके पूरे 75 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके अलावा आपका जो बचता है वो आपका बचता है रीजनिंग और मैथ। तो रीजनिंग मैथ में कंप्लीट करवा दूंगा, हालांकि आप अपने खुद से कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। मैं जो इसकी PDF है या फुल मॉडल पेपर है टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय जर्मी सर पे भेज दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट सर्च कीजिए @एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा चैनल, ज्वाइन कर लेना। वहाँ से आपको इसकी सारी PDF मिल जाएगी, खुद से सॉल्व कर लेना। नहीं लगता है तो आपके लिए एक डाउट ग्रुप भी बनाया है मैंने यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए। उसमें डाउट ग्रुप में अपना जो सवाल है या स्क्रीनशॉट है वो सेंड कीजिएगा, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आज की हमारी मेहनत कैसी लगी इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। मुझे उम्मीद ही नहीं है, बिल्कुल पूरा विश्वास है कि हमारी मेहनत आपको बहुत अच्छी लगी होगी। भाई अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। बाकी कहीं किसी भी क्वेश्चन में अगर आपका डाउट है तो आप बेझिझक डाउट जो है अपना क्लियर कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे डाउट तो नहीं होना चाहिए, मैंने पूरे अच्छे ढंग से क्लियर करके आपको बताया है, लेकिन फिर भी अगर कहीं छोटा मोटा कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो भी आपका डाउट है। तो मिलते हैं इसके बाद एक नई खास वीडियो में। इस ई-बुक के बारे में मैंने आपको बता दिया है, इस दिए गए नंबर पे आप संपर्क कीजिएगा 8948667652। इस पर आप केवल और केवल व्हाट्सअप करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो व्हाट्सअप करके इसके बारे में, इस ई-बुक के बारे में जानकारी जरूर ले लीजिएगा। स्पेशल फॉर यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए है, अपडेटेड बुक है। तो मेरे प्यारे भाई आज के इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में इतना ही। मिलते हैं इसके बाद एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।